आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स पार्ट 3। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और हमने इथेनॉल के फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड के ऊपर। ठीक, तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो होता है वो हम उसको विनीगर भी कह सकते हैं। विनीगर भी इसका दूसरा नाम है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। एंड vinegar contains about 5% to 8% इथेनोइक एसिड। इसमें 5 से 8% इथेनोइक एसिड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड जो होता है वो कलरलेस लिक्विड है। सार टेस्ट, स्मेल ऑफ विनेगर। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस। ये पानी में सॉल्युबल है, मिक्सेबल और सॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली पहला एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग लिटमस के साथ। तो देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। जब ये एसिडिक होता है नेचर में तो ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, ब्लू का रेड कर देता है। तो ये लिटमस के साथ इसका रिएक्शन होता है इस तरीके से। अब इसमें हम देखते हैं कि इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है। ये एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं हम लोग, और ये सोडियम एसीटेट CH3COONA, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सोडियम एसीटेट है। और ये एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पता चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अगर हम इसका लाइम वाटर से ट्रीट करा दें तो ये मिल्की टर्न कर देगा। ये एक इसका इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। इसका एक जो ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है इस गैस का वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3। इसमें भी वैसा ही सेम रिएक्शन देगा, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिल रहा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिक एसिड का रिएक्शन
CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और इसके साथ वाटर। यानी बेसिक कह सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो पहले भी मैंने आपको बताया था ईस्टरिफिकेशन का। इथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ ईस्टर देता है CH3COO C2H5। इसमें हम लोग H2SO4 का यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा कि इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और जो भी ये ईस्टर मिलता है ये इसकी बहुत स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ये इथाइल एसीटेट। इथेनोइक एसिड के क्या क्या यूजेस हैं देखते हैं। सबसे पहले ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। एसीटोन के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है इसका, डाइज में, प्लास्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसको बहुत यूज़ करते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप क्या होता है अगर इसको हम लोग डिफाइन करें। सोप बेसिकली इज़ अ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल जैसे सोडियम स्टीरेट, जैसे सोडियम स्टीरेट लेते हैं हम C17H35COONA, ये सोडियम स्टीरेट। दूसरा एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड से बना हुआ सोडियम पाल्मिटेट, जैसे C15H37H31 COONA, तो ये सोडियम पाल्मिटेट कहा जाता है। सो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होना जरूरी है, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हो तो वो हमारा सोप बन जाता है। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर में ये जो हमारा जिसके दो पार्ट होते हैं, एक ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ। ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रेपेलिंग, यानी वाटर से दूर भागेगा। और दूसरा ये आयनिक पार्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है या वाटर सॉल्युबल है। हाइड्रोफिलिक। और आयनिक पार्ट हमारा हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो हम लोग जब भी सोप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे कर देते हैं।
तो ये यहाँ से ये जो अल्काइल, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये जो है हमारा आयनिक पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमने आपको बताया कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर रेपेलिंग है। इसको ये ऑयल और ग्रीस की तरफ अपने आप को अटैच करता है। ये आयोनिक पार्ट जो है ये वाटर की ओर जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर की ओर अपने को अटैच करता है। तो ये सोप का एक सोप मॉलिक्यूल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया। सोप बनते कैसे हैं? जब भी कोई हम ऑयल या फैट या ईस्टर्स उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH के साथ। ये NaOH हमने लिया, ये हमारा ऑयल और फैट ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स, और इसकी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करी। यहाँ पर इस हाइड्रोलिसिस हम लोग NaOH के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें ग्लिसरॉल मिलेगा और एक सोप का फॉर्मेशन होगा, ये सोप। तो जब भी हम लोग ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH के साथ तो हमें ग्लिसरॉल और सोप का मिलता है। तो ये सोप इस तरीके से हमारा प्रोड्यूस होता है। अब सोप किस तरीके से क्लींजिंग एक्शन दिखाता है उसको हम देखते हैं। कि सपोज करिए कि हम लोग कोई भी जो सोप या डिटर्जेंट है तो उसका क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, या हम हाथ धोते हैं सोप से तो हमारे हाथ में बहुत सारे डर्ट या डस्ट पार्टिकल या ऑयल के पार्टिकल्स हाथ में लग जाते हैं। तो इस ऑयल के पार्टिकल के साथ जो ये ऑयल का पार्टिकल है, ये ऑयल का पार्टिकल है, या ऑयल या ग्रीस कह सकते हैं, ये ऑयल का पार्टिकल है या ग्रीस। तो इसके अराउंड इससे जो अटैच होते हैं वो हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच होता है, जैसे मैंने बोला था आपसे। ठीक, और इसके ठीक अपोजिट पे हमें आयनिक पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो यानी इसका जो जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है उससे हाइड्रोकार्बन अटैच होता है और वाटर पर हमारे आयनिक पार्ट जो है वो अटैच कर लेता है। तो इस तरीके से ये स्फेरिकल एग्रीगेट बनाता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस स्फेरिकल एग्रीगेट को हम लोग कहते हैं माइसील, इसको हम लोग माइसील कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में और भी कई जगह डस्ट या ऑयल या ग्रीस होती हैं। तो कई सोप का एक्शन ऐसा होता है कि ये स्फेरिकल एग्रीगेट उस कोने पे बनाता है, यानी इसका जो अल्काइल ग्रुप, इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये ऑयल और ग्रीस से अटैच हो जाता है और आयनिक पार्ट जो होता है वाटर की तरफ अपने आप को टर्न कर लेता है। तो इस तरीके से सोप माइसील डर्ट पार्टिकल को एंट्रैप कर लेता है और क्लींजिंग एक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए आप किस तरीके से ये स्फेरिकल एग्रीगेट बना रहा है। ऑयल और ड्रॉप सेंटर पे है, ऑयल ड्रॉपलेट या ग्रीस, और इसका अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है और आयनिक पार्ट इसके अपोजिट टर्क। अब इसमें आता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। कि हार्ड वाटर क्या होते हैं, हार्डनेस किसकी वजह से है, क्या कारण है। तो हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस भी दो तरीके की हुई, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की वजह से होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट
या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट्स के एलिमेंट होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो हार्डनेस जो हुई वो इनमें टेम्पररी हार्डनेस होती है। और टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में अगर क्लोराइड्स हैं कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, या सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये हमारा परमानेंट हार्डनेस कहा जा सकता है। ये परमानेंट हार्डनेस। अब अगर ये सॉल्ट्स हमारे वाटर में होते हैं तो ये हमारे वाटर को हार्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो ये वाटर को हमारे हार्ड बनाते हैं। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस ये होता है कि अगर हम उसको कपड़ा धोते हैं सॉफ्ट वाटर में तो धुल जाएगा, मगर हार्ड वाटर में हम लोग कपड़े को नहीं धो सकते, क्योंकि हार्ड वाटर इट डज़ नॉट फॉर्म लेदर, झाग नहीं प्रोड्यूस करता, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लेदर, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्ट वाटर दे प्रोड्यूस लेदर, झाग प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो हार्ड वाटर में कपड़े नहीं धुल सकते, क्योंकि स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारे क्लोथ्स के साथ स्टिक कर जाता है और कपड़े धोने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो स्कम फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। स्कम फॉर्मेशन में हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हम कैल्शियम स्कम फॉर्मेशन हम हार्ड वाटर लेते हैं, और हार्ड वाटर में हमारे कपड़े क्यों नहीं धुलते हैं, क्योंकि स्कम का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में हमने पढ़ा था कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ये आयंस जो हम लिख रहे हैं ये कैल्शियम सॉल्ट्स और मैग्नीशियम सॉल्ट्स से ही आयंस रिलीज हुए। जब हम इनका सॉल्ट के साथ इनका जब हम सोप के साथ रिएक्शन करते हैं, जब हम इनका सोप के साथ रिएक्शन करते हैं, ये देखिए सोप के साथ रिएक्शन कर रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पे ये कैल्शियम का सॉल्ट बना देता है। ये आप देखिए कि ये हमारे पास कैल्शियम के आयंस हैं, ये जो हमें हार्ड वाटर से मिले, और दूसरी तरफ ये हमारा सोप का कंपोनेंट है। आर हमने उनका अल्काइल ग्रुप ले लिया, C17H35 या C15H31 जैसा हम लोग चाहें। तो ये हमने नॉर्मल वे में ये हमारा सोप है, और जब ये रिएक्ट करता है, यानी ये कैल्शियम आयंस हमें कहाँ से मिले? ये कैल्शियम आयंस हमें मिले हार्ड वाटर से, ठीक है, हार्ड वाटर से, क्योंकि उनके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं। तो जब भी ये सोप से रिएक्ट करता है, तो सोप से रिएक्ट करने के बाद ये रिप्लेस कर देता है, कैल्शियम सोडियम की जगह आ जाता है और सोडियम अलग हो जाता है, यानी RCOO और सोडियम आयन। तो ये जो कैल्शियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट बन के आ गया, यही स्कम फॉर्मेशन होता है, ये डिपॉजिट कर जाता है, ये स्टिक कर जाता है हमारे कपड़ों के साथ, यही स्कम का फॉर्मेशन होता है। और ये स्कम जो होता है हमारे कपड़े के साथ अटैच कर लेता है, स्टिक कर लेता है, और क्लींजिंग एक्शन को डिफ़िकल्ट कर देता है। ठीक, इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन जो है वो हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो हमारा हार्ड वाटर के ही साथ होता है और सॉफ्ट वाटर में नहीं होता। इसके बाद डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है? ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जो है वो हमारे बेसिकली सल्फोनिक एसिड के कंपोनेंट्स हैं। ये कह सकते हैं कि डिटर्जेंट्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ sodium salts of long chain of benzene sulfonic acids. They are the sodium salts of long chain of
बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, इसमें जो ग्रुप लगा होता है सोप के साथ वो SO3Na, ये वाला ग्रुप के लगा होता है इसमें, तो ये हम समझ सकते हैं कि डिटर्जेंट्स हैं। सोप और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से बना होता है, वो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम और पोटेशियम की, और जो डिटर्जेंट होता है वो हमारे पास जो लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन, जो लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन कंपोनेंट्स हैं उसका पार्ट है। सोप सॉफ्ट वाटर में अच्छे से एक्टिव नहीं होता, एक्ट नहीं कर सकता, एक्शन उसका बहुत कम होता है। डिटर्जेंट जो होता है वो हमारे समुद्र के पानी, जो सी वाटर होता है जिसमें कि सॉल्ट्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से ये रिएक्ट कर सकता है, इट वर्क्स वेल। डिटर्जेंट की क्लिनजिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है सोप के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अब एक चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया था कि स्कम फॉर्मेशन होता है, तो वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि फिर दोबारा कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। ये जैसे सपोज़ करिए कि हमने इसमें स्टेरिक एसिड ले लिया C17H35COO Na, और हम इसके कैल्शियम सॉल्ट्स जो हमें हार्ड वाटर से मिलता है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये C17H35COO का होल ट्वाइस Ca प्लस सोडियम आयंस, तो ये जो हमें प्रेसिपिटेट मिला कैल्शियम स्टीरेट का, ये कैल्शियम स्टीरेट है, यही हमारा स्कम फॉर्मेशन करता है, यानी इट स्टिक्स टू द क्लोथ्स एंड मेक्स द क्लींजिंग एक्शन डिफिकल्ट। तो सीबीएसई में जनरली बहुत पूछते हैं स्कम फॉर्मेशन, तो ये प्रॉपर रिएक्शन के साथ ही दिखाना पड़ता है आपको। ये हमने जो इसमें लिया था ये सोडियम स्टीरेट लिया था, और सोडियम स्टीरेट का हम लोगों ने कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी है, कैल्शियम ले लें या फिर हम लोग मैग्नीशियम आयंस ले लें, इसके साथ रिएक्शन करके ये स्कम का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स यहाँ पे हम इसको ओवर करते हैं, इसका एंड करते हैं हम। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें जो भी कमियां होंगी वो हम उसको पूरी करेंगे। तो हमें आपके इस तरीके के वीडियो जो आपको हमें पसंद आ रहे हैं, हम उसको ज़रूर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स।